प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या साहित्यकार ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं। एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं। स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है, प्रतिदिन चलती है। इसमें बड़ी ही अहम भूमिका पुस्तकों और लेखकों की भी है। हमारे देश में तो लेखन का निरंतर विकास भारतीयता और राष्ट्रीयता की यात्रा के साथ साथ चले हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग हर बड़ा नाम कहीं न कहीं से लेखन से भी जुड़ा था। हमारे यहां बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी लेखक और साहित्यकार रहे हैं। मुझे खुशी है उस परंपरा को जीवंत रखने का आप सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि राजस्थान पत्रिका समूह इस बात को खुद कहने का साहस रखता है कि हम विदेशों के अंधानुकरण की दौड़ में शामिल नहीं है। और अभी भी गुलाब जी बोल रहे थे, आप भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और मूल्यों के संरक्षण को, उन्हें आगे बढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं। गुलाब कोठारी जी की ये पुस्तकें संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा भी इसका जीता जागता प्रमाण है। गुलाब कोठारी जी आज जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, पत्रिका की तो शुरुआत ही किसी न किसी रूप में इन्हीं संस्कारों के साथ हुई थी। श्री कर्पूर चंद्र कुलिश जी, उन्होंने भारतीयता और भारत सेवा के संकल्प को लेकर ही पत्रिका की परंपरा को शुरू किया था। पत्रकारिता में उनके योगदान को हम सब याद करते ही हैं, लेकिन कुलिश जी ने वेदों के ज्ञान को जिस तरह से सरल तरीके से समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सचमुच में अद्भुत है, प्रेरक है। मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर स्वर्गीय कुलिश जी से मिलने का कई बार अवसर मिला। उनकी मुझसे बहुत आत्मीयता थी। वो अक्सर कहते थे, पत्रकारिता सकारात्मकता से ही सार्थकता तक पहुंचती है। साथियों, समाज को कुछ सकारात्मक देने की ये सोच केवल पत्रकार या लेखक के तौर पर ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये सकारात्मकता, ये सोच एक व्यक्ति के तौर पर भी, हमारे व्यक्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। मुझे संतोष है कि कुलिश जी की इस सोच को, उनके संकल्प को पत्रिका समूह और गुलाब कोठारी जी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाब कोठारी जी, आपको तो याद होगा, जब कोरोना को लेकर प्रिंट मीडिया के साथियों से मैंने मुलाकात की थी, वर्चुअल मुलाकात थी, तब भी आपके सुझाव, आपकी सलाह जब मैं सुन रहा था तो यूं ही मेरे दिल से आवाज निकली थी और मैंने कहा था कि आपके शब्द मुझे आपके पिताजी की याद दिलाते हैं। संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा को देखकर भी यही भाव मेरे मन में उठता है कि आप अपने पिता की वैदिक विरासत को
कितनी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब मैं गुलाब जी की पुस्तकें देख रहा था तो मुझे उनका एक संपादकीय भी याद आ गया। 2019 में चुनाव के नतीजों के बाद जब मैंने पहली बार देश के लोगों से बात की थी तो कोठारी जी ने उस पर स्तुत्य संकल्प एडिटोरियल लिखा था और उन्होंने लिखा था कि मेरी बातों को सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी ही बात को मैंने 130 करोड़ देशवासियों के सामने कह दिया है। कोठारी जी, आपकी पुस्तकों में जब जब उपनिषदीय ज्ञान और वैदिक विमर्श मिलता है उसे पढ़कर कहीं कहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे हम सब एक ही भाव विश्व के साथी हैं, हम एक ही राह के राही हैं, हम एक ही पथ के पथिक हैं। वास्तव में मानव मात्र के कल्याण के लिए, सामान्य मानवी की सेवा के लिए शब्द चाहे किसी के भी हो, उनका संबंध हर किसी के हृदय से होता है। और इसलिए तो हमारे वेदों को, वेदों के विचारों को कालातीत कहा गया है। वेद मंत्रों के दृष्टा चाहे कोई भी ऋषि हो, लेकिन उनकी भावना, उनका दर्शन मानव मात्र के लिए, और इसीलिए हमारे वेद, हमारी संस्कृति किसी सीमाओं में बंधी हुई नहीं है, किसी भाषा से भी बंधी हुई नहीं है। ये वर्तमान के लिए भी है, उज्जवल भविष्य के लिए भी है, मानव जात के लिए भी है, कण कण के लिए भी है, जन जन के लिए भी है और जन से लेकर के जग तक के लिए है, विश्व भर के लिए है। उपनिषद संवाद और अक्षर यात्रा भी उसी भारतीय चिंतन की एक कड़ी के रूप में लोगों तक पहुंचेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की डिजिटल की दुनिया में गूगल गुरु के भरोसे जीने वाली हमारी पीढ़ियां कभी तो इन किताबों को हाथ लगाएगी और बहुत कुछ अमृत पाएगी। आज टेक्स्ट और ट्वीट के इस दौर में ये और ज्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो जाए। और मैं तो हर परिवार से आग्रह करता हूं कि जैसे घर में आप घर की जब रचना करते हैं तो एक छोटी सी जगह मंदिर छोटा बना देते हैं, जूते रखने के लिए एक जगह बना देते हैं, घर की रचना के समय आर्किटेक्चर को जरूर कहिए कि एक कोना ऐसा भी हो जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रखी हो और परिवार के हर व्यक्ति समय निकालकर दिन में एक बार उन किताबों के पास जाए, किताबों को हाथ लगाए, एक आध दो पेज, एक आध दो लाइन जरूर पढ़ने की आदत बनाए। साथियों, हमारे उपनिषदों का ये ज्ञान, वेदों का ये चिंतन, ये केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक आकर्षण का ही क्षेत्र नहीं है। वेद और वेदांत में सृष्टि और विज्ञान का भी दर्शन है। अगर आज हम क्लाइमेट चेंज की चर्चा करें तो हमारा एक पूरा वेद पर्यावरण को समर्पित है। आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसकी चर्चा हजारों साल पहले हुई है। कितने ही वैज्ञानिकों को इसने आकर्षित भी किया है, कितने ही वैज्ञानिकों ने इसमें गंभीर रुचि भी दिखाई है। हम सब ने निकोला टेस्ला का नाम सुना ही होगा। टेस्ला के बिना ये आधुनिक विश्व आज ऐसा नहीं होता जैसा हम देख रहे हैं। आज से एक सदी पहले जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे
तो निकोला टेस्ला से उनकी मुलाकात हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने टेस्ला को जब उपनिषदों के ज्ञान, वेदांत की ब्रह्मांड व्याख्या के बारे में बताया था तो वो हतप्रत थे। आकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्दों से ब्रह्मांड की जैसी गहरी चर्चा उपनिषदों में की गई है, टेस्ला ने कहा कि वो इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में गणितीय समीकरणों में लेकर के आएंगे। उन्हें लगा था कि वो इस ज्ञान से विज्ञान की सबसे गूढ़ पहलियों को सुलझा सकते हैं। हालांकि बाद में कई और रिसर्च हुई, जो चर्चा स्वामी विवेकानंद जी और निकोला टेस्ला की हुई थी, अलग तरीके से वो चीजें आज हमारे सामने आई हैं। आज भी काफी रिसर्च हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये एक प्रसंग हमें अपने ज्ञान को लेकर पुनर्चिंतन करने को प्रेरित करता है। आज हमारे यहां युवाओं को इस दृष्टि से भी जानने, सोचने और समझने की जरूरत है, और इसलिए संवाद उपनिषद जैसी पुस्तक अक्षर की यात्रा पर इतना गहन मंथन, ये हमारे युवाओं के लिए एक नया आयाम खोलेगी, उन्हें वैचारिक गहराई देगी। साथियों, अक्षर हमारी भाषा की, हमारी अभिव्यक्ति की पहली इकाई होती है। संस्कृत में अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण न हो, यानी जो हमेशा रहे। विचार की यही शक्ति है, यही सामर्थ्य है। हजारों साल पहले जो विचार, जो ज्ञान किसी ऋषि, महर्षि, वैज्ञानिक, दार्शनिक ने हमें दिया, वो आज भी संसार को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये सिद्धांत दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, यानी शब्द ही ब्रह्म है। जो इस शब्द ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है, वह ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को पा लेता है। शब्द की महिमा, शब्द को ईश्वर कहने का ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता, और इसलिए शब्दों में सच कहने का साहस, शब्दों में सकारात्मकता देने की शक्ति, शब्दों में सृजन करने की सोच, ये भारतीय मानस की पूंजी है, भारतीय मानस की सहज अभिव्यक्ति है, हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। जब हम इस शक्ति को महसूस करते हैं, तब एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में अपने महत्व को समझ पाते हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस कर पाते हैं। आप देखिए, गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लकड़ी के धुएं से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। सरकार के कार्यों की विवेचना, सरकार की योजनाओं में जमीनी स्तर पर जो कमियां हैं,
उसे बताना, उसकी आलोचना करना, ये भी हमारा मीडिया बखूबी करता रहा है। हाँ, कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब मीडिया की आलोचना भी होती है। सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा स्वाभाविक हो गया है। लेकिन आलोचना से सीखना भी हम सबके लिए उतना ही स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। और इसलिए ही आज हमारा लोकतंत्र इतना सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। साथियों, जिस तरह आज हम अपनी विरासत, अपने विज्ञान, अपनी संस्कृति, अपने सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, हमें अपने इस आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। साथियों, हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है।